क्लास 10th के साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो कि हम अपने हाथ से नोट्स को तैयार किए हैं। तो जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए में है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी में है कोशिका के कारण, ऑप्शन सी में है दोनों, और ऑप्शन डी में जो है या तो ऑप्शन 4 नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रक्त किसके कारण लाल दिखाई पड़ता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में कितने दिनों की गर्भ अवस्थाएं होती हैं, कितने दिनों की गर्भ अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन 1 में है 8 महीने, ऑप्शन 2 में है 14वें दिन, और ऑप्शन 3 में है 9 महीने, और ऑप्शन 4 में है 9 महीने 10 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। स्त्रियों में जो गर्भ अवस्थाएं होती हैं, कितने दिनों की गर्भ अवस्थाएं होती हैं, तो 9 महीने 10 दिन की। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है परागकण क्या है। परागकण क्या है। लघु बीजाणु यानी छोटा बीजाणु, दीर्घ बीजाणु का मतलब हुआ बड़ा बीजाणु, क्या बड़ा बीजाणु, लघु बीजाणु का मतलब याद रखना है फ्रेंड्स की छोटा बीजाणु और बीजाणु, और दीर्घ बीजाणु का मतलब बड़ा बीजाणु, और नर युग्म और मादा युग्म। तो परागकण क्या है, तो ये दीर्घ बीजाणु है यानी कि बड़ा बीजाणु है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन 1 में है रक्त में, ऑप्शन 2 में है मांसपेशियों में, और ऑप्शन 3 में है यकृत में, और ऑप्शन 4 में है वृक्क में। तो मनुष्य में जो है यूरिया का जो निर्माण होता है वह यकृत में होता है, जिसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। तो आपको याद रखना है मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन 1 में है 2, ऑप्शन 2 में है 3, और ऑप्शन 3 में है 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको भी याद होगा। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का जिसका क्वेश्चन का आंसर याद है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम भी देख लेते हैं कि यहाँ के बच्चे कितने प्रतिशत तक अभी तक तैयारी कर पाए हैं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है फ्रेंड्स वह सबसे अधिक होता है। अगर कम पूछता किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता तो क्या हो जाता, बैगनी। क्या हो जाता, बैगनी। बैगनी का जो है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। और किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल वर्ण का। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है मनुष्य की छाती में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं। मनुष्य के छाती में कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं। तो ऑप्शन 1 में है 7 जोड़े, और ऑप्शन 2 में है 9 जोड़े, और ऑप्शन 3 में है 12 जोड़े, और ऑप्शन 4 में है 13 जोड़े। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मनुष्य में पसलियों की जो संख्या होती हैं वो 12 जोड़ी होते हैं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कोशिका ईंधन किसे कहते हैं। कोशिका ईंधन किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 में है ग्लूकोज को, ऑप्शन बी में है ऑप्शन 1 में है ग्लूकोज को, ऑप्शन बी में है रक्त को, और ऑप्शन सी में है स्टोमा को, और ऑप्शन 4 में जो है इनमें से कोई नहीं है। तो
कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहते हैं। आपको याद रखना, ध्यान रखना है कि कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? जो कि बहुत VVI क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक क्या होते हैं? ऑप्शन 1 में है डायोप्टर, ऑप्शन 2 में है वोल्ट, ऑप्शन 3 में है ओम मीटर और ऑप्शन 4 में है ओम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह 1 नंबर हो जाएगा डी, यानी कि डी का मतलब होता है डायोप्टर। क्या? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन सा वह धातु विद्युत का सुचालक होता है? वह धातु पूछ रहा है। ऑप्शन 1 में है ग्रेफाइट, ऑप्शन 1 में है ग्रेफाइट और ऑप्शन 2 में है कार्बन और ऑप्शन 3 में है हीरा और ऑप्शन 4 में जो है सोडियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा वह धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। और अगर पूछता कौन सा धातु विद्युत का सुचालक सर्वोत्तम कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो क्या मारते हैं ऑप्शन में? चांदीर। अगर धातु पूछेगा तो चांदी, अगर वह धातु पूछेगा तो ग्रेफाइट। अगर हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा वह धातु विद्युत का सुचालक होता है, तब मारना है ग्रेफाइट। अगर आपसे पूछ लिया कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, तब ऑप्शन में क्या मारना है? चांदी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है जल। ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन 2 में है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन 3 में है क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि पौधे अपने जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे पत्तियों के द्वारा वातावरण से लेते हैं और क्लोरोफिल जो है पौधे के पत्तियों में उपस्थित रहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है तीनों होगा, तो इनमें से सभी, यानी कि सभी हो जाएगा आंसर इसका 4 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अद्वितीय पिंड का नाम लिखें। एक अद्वितीय पिंड का नाम लिखें। अद्वितीय पिंड का मतलब हुआ, अद्वितीय पिंड का मतलब हुआ कि वैसा चीज जो प्रकाश नहीं देता हो। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ? वैसा चीज जो प्रकाश नहीं देता हो, वह द्वीप का मीनिंग हुआ। तो सूर्य भी क्या करता है? प्रकाश देता है। लकड़ी क्या करता है? प्रकाश नहीं, लकड़ी से प्रकाश नहीं निकलता है। फिर बल्ब से जो भी है प्रकाश निकलता है। फिर है 4 नंबर जो ऑप्शन में है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा लकड़ी, क्योंकि वह प्रदीप्त वस्तुएं हैं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बता दें कि दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर ये जो तात्रिक अम्ल है, तात्रिक अम्ल नहीं होता है, टाइट्रिक अम्ल होता है, जो कि इमली में पाया जाता है। टाइट्रिक अम्ल जो होता है, याद रखना है, वह किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। इमली में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? टाइट्रिक अम्ल। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। और भी ऑप्शन को हम देख लेते हैं, फिर क्या क्या देते हैं। फिर एक है अमीनो अम्ल। फिर ऑप्शन 4 में है कोई नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो क्या बोलेंगे? टाइट्रिक अम्ल। फिर आयोडीन को इथेनॉल में मिलाने पर क्या बनता है? तो आयोडीन को जब इथेनॉल में मिला दिए जाते हैं तो क्या बनता है? टिंचर आयोडीन बनता है। यहाँ पर लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? टिंचर आयोडीन बनता है। जब आयोडीन को इसमें इथेनॉल में जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? टिंचर आयोडीन। फिर है दूसरा नंबर ऑप्शन में एस्टर, फिर तीसरा नंबर ऑप्शन में आइसोप्रीन, फिर चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन को एथेनॉल में मिलाने पर क्या बनता है? तो टिंचर आयोडीन बनता है, यह याद रखना है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो है मुख्य रूप से 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 में जो है आपको 5 दिया है और ऑप्शन 3 में जो है 6 दिया है और ऑप्शन 4 में जो है 12 दिया है। तो मनुष्य में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को जो है हम क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को जो बोलते हैं हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। याद रखना है इसमें, क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं तो हम बता दे रहे हैं कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी बोलेगा तो अवतल, और अभिसारी बोलेगा तो क्या? उत्तल। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है लोहा, और ऑप्शन 3 में है हीरा, और ऑप्शन 4 में जो है वह सभी को हीरा को इसके इतना सबसे अगर कठोर तत्व पूछेगा तो क्या होगा? हीरा। इसको हम चाकू से नहीं काट सकते हैं, यह सबसे कठोर तत्व होता है। यह सबसे हीरा क्या होता है? सबसे कठोर तत्व। इसको हम नहीं काट सकते हैं। और आप मुख्यतः जानते ही होंगे कि लोहा को भी हम नहीं काट सकते हैं चाकू से। लेकिन सोडियम जो एक ऐसा धातु है जिसे हम क्या करते हैं? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को हम क्या करते हैं? चाकू से काट सकते हैं। किसको किसको हम चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को। किसको? Li को। यानी कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में रहेगा, लेकिन लोहा को नहीं काट सकते हैं। फिर हीरा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है तो क्या मारेंगे? हीरा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ऑप्शन 1 में दिया गया है ओम, ऑप्शन 2 में दिया गया है जूल, और ऑप्शन 3 में दिया गया है वाट, और ऑप्शन 4 में दिया गया है शक्ति। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ओम होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो आपको बताना है ओम मीटर। क्या? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या बताना है? प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम मीटर। ठीक, आपको याद रखना है। फिर दिया है सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पर होता है सिलिका, नहीं होता है फ्रेंड्स, सिलिका। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिया रहता
कि सिरका, सिल्का नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया जाता, सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल तो दही में पाया जाता है फ्रेंड्स। HCl जो हमारे पेट में बनते हैं, HCl कहाँ बनते हैं, हमारे पेट में जठर रस के रूप में। ये तात्रिक अम्ल नहीं होता, यहाँ पर होता फ्रेंड्स टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, हम पहले भी बता चुके हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ए मीटर जो होता है ऑप्शन 1 में दिया गया है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी में दिया गया है समांतर क्रम में, और ऑप्शन 3 में दिया गया है दोनों क्रम में, फिर ऑप्शन 4 में है कोई नहीं। तो ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ए मीटर को याद रखना है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर का जो है फ्रेंड्स उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। याद रखना है ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या होती है। फोकस दूरी की, सॉरी फ्रेंड्स, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्वेश्चन क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन 1 में है दुगुनी, ऑप्शन 2 में है आधी, और ऑप्शन 3 में है तिगुनी, और ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। फोकस दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या की, आधी। अगर पूछ देता कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तब क्या मारते, दुगुनी। अगर पूछ देता क्या वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है, फोकस दूरी की होती है, तो क्या मारते, दुगुनी। तब क्या हो जाता, दुगुनी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है 25 मीटर ऑप्शन 1 में दिया गया है, और ऑप्शन 2 में दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन 3 में दिया गया है -25 सेंटीमीटर। तो आपको बता दें कि अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वह कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती हैं। आपको ये याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का आणविक सूत्र होता है। संगमरमर का यानी चूना पत्थर का आपसे पूछ रहा है, संगमरमर का संरचना सूत्र होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है CaSO4, जिसका हिंदी नाम है कैल्शियम सल्फेट। इसका हिंदी नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। NH3 को अमोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमोनिया। और H2O को तो आपको मालूम ही होगा क्या बोला जाता है, जल का आणविक सूत्र क्या होता है, H2O। और अमोनिया का आणविक सूत्र क्या होता है, NH3। और कैल्शियम सल्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, CaSO4। तो बच किया गया CaCO3। किसका आणविक सूत्र है, संगमरमर का, संगमरमर का। या तो इसके बदले में, संगमरमर के बदले में आपसे पूछ सकता है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या मारेंगे, CaCO3। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, एक तरल संयोजी उत्तक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और वैसा ही हम क्वेश्चन सेट किए हैं जो फ्रेंड्स की, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में लड़े और एग्जाम से ही रिलेटेड हम बनाए हैं नोट्स। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है,
एक तरल संयोजी उत्तक हैं। एक तरल संयोजी उत्तक ऑप्शन 1 में है रक्त, 2 में है हीमोग्लोबिन और 3 में है दोनों और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो एक तरल संयोजी उत्तक जो होता है वह क्या होता है? रक्त होता है। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है, याद रखना है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप जब स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग, याद रखना है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी फ्रिज में से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी फ्रिज में से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो आपको फ्रिज में जो वहाँ पर पढ़ाया होगा, तो आपको वहाँ पर पढ़ाया हुआ श्वेत प्रकाश में जो है लाल रंग जो होता है वो क्या क्या होता है? वो सबसे कम झुकता है। और बैंगनी रंग जो होता है सबसे क्या झुकता है? अधिक झुकता है। ऐसे करके आपको वहाँ पर श्वेत प्रकाश पढ़ाया होगा, ऐसे करके। तो नीचे में जो होता है वह क्या था क्वेश्चन फ्रेंड्स, फिर से देखने दीजिए। श्वेत प्रकाश में कौन सा वर्ण किसी फ्रिज में से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो लाल रंग का जो झुकाव होता है फ्रेंड्स वो सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग जब आप श्वेत प्रकाश आप जब फ्रिज में से होकर प्रकाश को गुजारते हैं तो लाल रंग कहाँ रहता है? ऊपर में। तो लाल रंग की झुकाव सबसे क्या होता है? कम। और बैंगनी रंग का झुकाव क्या होता है? सबसे अधिक, जिसको आप विबियोर बोल सकते हैं, बोलते हैं विबियोर। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता जो है यह चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। अगर चालक का जो है ये जैसे मान लें फ्रेंड्स कि कोई तार है, अगर इसकी मोटाई यानी कि क्षेत्रफल अधिक है तो करंट अधिक फ्लो करेगा। अगर तार की लंबाई बहुत अत्यधिक लंबा तार है तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, हाँ चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, जैसे चांदी में जो है करंट सबसे अधिक प्रवाहित होता है। फिर उसके बाद तांबा में होता है, तो जैसा तार रहता है वैसा ही करंट का फ्लो होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो ये एक यूनिट में जो है विद्युत ऊर्जा का मान जो होता है 3 गुना 10 पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 3 गुना 10 पावर 6 जूल। ये जो है ऐसे करके लिखा रहता फ्रेंड्स, 3 गुना 10 पावर 6 जूल। कितना? 3 गुना 10 पावर 6 जूल। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल होता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? दर्पण का पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो आपको याद होगा कि उत्तल दर्पण जो होता है उसका क्या होता है? फोकस दूरी जो होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या? धनात्मक, यानी पॉजिटिव होता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो f बराबर, आप जानते ही हैं उत्तल दर्पण में सिद्ध करा कि f बराबर r/2। तो क्या संबंध रहेगा? f बराबर r/2। अगर आपसे पूछ दिया जाए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों में क्या संबंध है तो क्या होता है? तो f बराबर r/2।
2। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है ककरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ककरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये नहीं होता फ्रेंड्स। ककरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। ककरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम आगे की क्वेश्चन को आगे की कक्षा में देखें।